नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्योग्राफी विथ आईडी सर में स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक निकटतम पड़ोस विश्लेषण का अध्ययन करेंगे और जानेंगे इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें और भविष्य में क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, इन सभी पर अध्ययन किया जाएगा। ठीक, फिर बात आती है निकट पड़ोस विश्लेषण, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस। क्या होता है? किसी भी केंद्र का उसके सबसे नज़दीक वाले केंद्र से किसी भी दिशा में उसका क्या संबंध है। यानी कोई केंद्र है और पड़ोस, जैसे मान लीजिए ये विलेज है और ये विलेज है, यानी किसी भी केंद्र का उसके सबसे नज़दीक वाले केंद्र से उसका क्या संबंध है, उसका क्या संबंध है, निकटतम पड़ोस विश्लेषण कहा जाता है। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग वनस्पति शास्त्र में 1954 में क्लार्क तथा इवांस ने पौधों तथा वनस्पति के वितरण करने के लिए किया था। ये एकदम वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि निकट पड़ोस विश्लेषण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो क्लार्क तथा इवांस ने किया। फिर इनके अनुसार यह विधि किसी भी क्षेत्र में और नियमित दशा से बस्तियों की ओर अंतराल की विचलन दशा को बनाने में सहायक है। यह विधि अवलोकित अंतराल एवं अपेक्षित अंतराल के बीच की संबंध की व्याख्या करता है। एक तो अवलोकित अंतराल और इसकी अंतराल के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। आगे बात करते हैं अपेक्षित अंतराल। एक अनियमित, कह सकते हैं अनियमित अनियत रैंडम प्रतिदर्श की गहनता की जानकारी देता है, जबकि अवलोकन अंतराल सभी बिंदुओं और स्थानों की औसत दूरी को बताता है। भूगोल में सर्वप्रथम 1960 में MFDC ने अधिवासों के वितरण प्रतिरूप ज्ञात करने के लिए किया था। यह विधि अवलोकन अंतराल एवं अपेक्षित अंतराल के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। अपेक्षित अंतराल एक अनियमित प्रतिदर्श की गहनता की जानकारी देता है, जबकि अवलोकित अंतराल सभी बिंदुओं और स्थानों के बीच की औसत दूरी को बताता है। देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं अब भविष्य में बनने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि अभी तक तो आर्यन पूछ लेता था। एक बार तो आर्यन सवाल दिया था, उसका आर्यन पूछ लिया था जो जनवरी 2017 वाले में, और अधिकतर ये पूछा जाता। पर अब कहीं ना कहीं स्मार्ट स्टडी होती जा रही, उसी को लोग बार बार पढ़ते जा रहे हैं, लोग एक से एक किताबें मार्केट में आ रहे हैं। उससे ये होता है कि अब जो इनका पैटर्न है क्वेश्चंस का वो हल्का कठिन करेंगे। कठिन क्या मतलब, जो आप पढ़ रहे हैं वहीं के पड़ोस से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो लिखा अपेक्षित अंतराल एक अनियत प्रतिदर्श की गहनता की जानकारी देता है, जबकि अवलोकित अंतराल सभी बिंदुओं और स्थानों के बीच की औसत दूरी को बताता है। करी एवं गैटिस महोदय ने भी इसका खूब उपयोग किया था। इस विधि में प्रत्येक बिंदु तथा उसके निकट पड़ोस बिंदु के बीच की दूरी के माध्य की गणना की जाती है। ये इम्पोर्टेंट, एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस विधि में क्या होता है, उसके निकट पड़ोस बिंदु के बीच की दूरी के माध्य की गणना की जाती है। अभी आगे एक सवाल लगाएंगे तो देखना किस प्रकार से गणना की जाती है। मान लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि किस विधि में प्रत्येक बिंदु तथा उसके निकट पड़ोस विधि के बीच दूरी के माध्य की गणना की जाती है, या निकट पड़ोस बिंदु के बीच की दूरी के माध्य की गणना किससे की जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी भी अधिवास क्षेत्र के अधिवास प्रतिरूप का ज्ञात करने के लिए उसका प्रतिरूप दैव या परिक्षेपित या गुच्छेदार या समदूरस्थ है ज्ञात किया जाता है। इस विधि में किसी भी अधिवास का वितरण प्रतिरूप ज्ञात करने को निकटतम पड़ोस सूचकांक कहते हैं।
ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस विधि में किसी भी अधिवास का वितरण प्रतिरूप ज्ञात करने को निकट पड़ोस भी सूचकांक कहते हैं। इसका सूत्र इस प्रकार से है, यहाँ पर ऊपर डैश है दोनों में, आर बराबर आर ओ बटे आर ई, यानी आर क्या है, निकटतम पड़ोस सूचकांक है, आर ओ क्या है, आर ओ है औसत अवलोकित दूरी, और आर ई क्या है, औसत अपेक्षित दूरी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको इसके उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाएगा। अभी जो हम बताए मतलब आगे पढ़ाएंगे। किसी क्षेत्र का अधिवास प्रतिरूप ज्ञात करना हो तो उसके स्थलाकृतिक मानचित्र से ट्रेसिंग पेपर पर अधिवासों की स्थिति ऋण पैमाना ज्ञात कर। पहला क्या है कि एक अधिवास से दूसरे अधिवास को निकटतम है उसको मिलाया जाता है। देखो हमारा क्वेश्चन शुरू हो गया। कोई एक क्षेत्र है, वहाँ पर अधिवास हैं और एक अधिवास से दूसरे अधिवास को निकटतम है तो उसका मिलाया जाएगा। मान लीजिए एक और ये ए है पॉइंट और ये बी पॉइंट है और यहाँ पर सी पॉइंट है, तो किसको मिलेगा निकटतम? ए से निकट कौन है? बी, और बी से निकट कौन है? ए। देखो निकटतम स्थान को मिलाएगा। वही कहा है कि एक अधिवास से दूसरे अधिवास को जो निकटतम है उसको मिलाया जाता है। उन्हें सीरियल में कर दिया जाता है। निकटतम अधिवासों की दरिया ज्ञात की जाती है। दूरियां ज्ञात की जाती हैं। दूरियों का योग किया जाता है। जब दूरियां ज्ञात हो जाएंगी तो उसका योग किया जाएगा और इसके बाद औसत अवलोकित दूरी ज्ञात की जाएगी। आरी और अपेक्षित दूरी ज्ञात करने के लिए एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। उस क्षेत्र की कुल बस्तियों की गणना की जाती है। आरी के लिए देखो यहीं पर आरी के लिए आरी के लिए एक सूत्र है 1 अपान तो लिखा है 1/2 n बटे ए, ये के लिए ज्ञात किया जाता है। तो ये था हमारा आज का सामान्य परिचय नेबर एनालिसिस का। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि ये हमारा एक एग्जाम्पल है। इसका पैमाना है 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, इसका पैमाना है। अब देखिए इसमें 9, मैंने आगे अभी बताया कि इसमें ये 9 बिंदु हैं, उनको जो सबसे नज़दीक है उसको मिलाना है और दूरी माप कर एक चार्ट बनाना है। तो मैंने पैमाना बना कि 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। पैमाना क्या होगा ये देखिए, क्रम संख्या 9 पॉइंट हैं। 1 से 2 कितना किलोमीटर है, 2 से 3 कितना किलोमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखा है। 3 से 4 कितना किलोमीटर है, तो ये चीज़ इसमें बताई जाती है। तो जैसे कि 1 से 2 कितना है, माप के उसमें लिख दिया जाता है कि 1 से 2 के बीच 0.5 सेंटीमीटर दूरी। वहीं पर 2 से 3 कितनी दूरी है, फिर 3 से 4 कितनी दूरी है, 3 से 4 दूरी सबसे कम है, तो 4 से भी 3 दूरी सबसे कम होगी। ठीक, वही अगली बात करें 5 और 6 7, तो 5 के नज़दीक कौन है 6, और 6 के नज़दीक क्या है 7, और 7 के नज़दीक क्या है 6। तो इस प्रकार से चार्ट में लिखा जाएगा। वहीं पर 9 और 8 है, तो 9 के नज़दीक 8 है और 8 के नज़दीक 9 है। ये है नेबर एनालिसिस। यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ए ज्ञात कर लेंगे, तो मैंने फार्मूला में देखा कि 1/2 रूट n/a, यानी RE 1/2 n/a, ये फार्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा।
चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए मैंने क्रम संख्या 9 नोडल्स हैं और ये केंद्र हैं और इनके बीच की दूरी। तो मैंने अभी बताया कि 1 से 2 50 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर है। वहीं 2 से 3 4 सेंटीमीटर है, 3 से 4 3 सेंटीमीटर है, 0.30%। तो इस प्रकार से एक चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसका हम क्या कर लेते हैं, सम निकाल लेते हैं। इसका हम सम निकाल लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, ये हमारी संख्याएं हैं, हमारी कितनी संख्याएं हैं। ठीक, तो इस प्रकार से काम कर लेना है। यहाँ पर बिल्कुल डरने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि देखिए कि इसमें साफ साफ कह दिया है। यहाँ पर इसके बाद औसत और लघु की दूरी ज्ञात करते हैं। ये प्रोसेस है। इन प्रोसेस को 2-3 बार आप जब बार वीडियो देखेंगे तो और अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। यहाँ पर बस्तियाँ दे रखी हैं, उसमें मिलान किया गया है कि कौन किसके नज़दीक है, उसकी उतनी उस प्रकार से दूरी ली गई। क्रम संख्या, केंद्र कौन है और उनके बीच की दूरियाँ क्या है। ठीक, देखिए दूरियाँ में क्या है कि यहाँ पर 4 से 5 और 5 से 6, यहाँ पर 4 से 3 होगा। ठीक, 5 से 6 और 6 से 7, क्योंकि यहाँ पर नज़दीक वाली बात हो रही है। तो देख रहे हैं कि 6 से 7 और 7 से 6, 7 से 6, यहाँ पर भी सुधार करने की ज़रूरत है। 7 से 6, अब ये सब एकदम काउंटिंग सही है। तो इस प्रकार से चार्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर इसका सिग्मा डी निकाल लेंगे। सिग्मा डी कितना आया, 3 और 9 एन कितना आया, 9। ठीक, इस प्रकार से आने पर और इसको ज्ञात करने का फार्मूला मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इसका फार्मूला होता है RO/RE। तो RO क्या है, RO क्या है, RO जो है वो है औसत अवलोकित दूरी और RE औसत अपेक्षित दूरी। तो दोनों दूरी हम RO/RE ज्ञात कर लें, क्योंकि जब ये ज्ञात होगा तभी तो कुछ आएगा। तो ज्ञात कर लेते हैं। देखिए R बराबर RO/RE, ये हमारा फार्मूला है। RO औसत दूरी को हम ज्ञात करते हैं। तो RO बराबर क्या होता है, RO बराबर होता है सिग्मा D अपान N। ये RO है, क्योंकि RO की, अब देखिए ये हो गया, इसको हम फार्मूला रखते हैं। तो सिग्मा D कितना आया था, 3 आया। तो 3/9, तो आ गया आंसर 0.33 किलोमीटर। वहीं पर हम आर ही ज्ञात करें। तो आर ही ज्ञात कैसे करेंगे कि, क्योंकि आर ई का जो फार्मूला है वो है 1/2 N/A। तो 1/2 N कितना है, 9 है, और ए कितना है, तो ए कितना है, 30 है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो आएगा 0.92 किलोमीटर। तो RO और RE दोनों मुझे ज्ञात हो गए। ठीक है, तो RE RO ज्ञात हो जाएंगे तो उसको हम R वाले फार्मूले में सेट करेंगे। तो R वाले फार्मूले में सेट करेंगे, क्योंकि RO/RE, RO का मान आया था 0.33 अपान RE का पाया था 0.92।
तो ये बराबर हो जाएगा 0.36। अब ये जो आर वैल्यू आई ये आर एन वैल्यू कहलाती है। आर एन वैल्यू, इस वैल्यू को देखने के लिए एक चार्ट होता है, उस चार्ट से ही हम पता लगाते हैं कि कितना ये वैल्यू आई है, तो हमारा अधिवास किस प्रकार का होगा, उसके बीच में कितना स्पेस होगा, वो ज़्यादा सघन होगा, वो यूनिफॉर्म होगा या रैंडम होगा। तो वैल्यू कितनी आई 0.36। चलिए अब हम चार्ट को देखते हैं तो वहाँ पर पता लगेगा। ये देखिए आर एन तालिका है जिसमें वैल्यू दे रखा है, तो वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0.3 इस टाइप से आ रही, तो किस में आएगी, उच्च संकेंद्रण में आएगी। देखिए यहाँ पर बता दें ये जो पूर्ण संकेंद्रण है ये हाई क्लस्टर है, हाई क्लस्टर मतलब बहुत सघन, फिर मिडिल क्लस्टर, ये मिडिल क्लस्टर में आएगा, मध्यम सघन, और ये निम्न सघन यानी लो क्लस्टर। फिर ये देव प्रतिरूप यानी रैंडम, फिर रैंडम से धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा यूनिफॉर्म की तरफ, लो यूनिफॉर्म, मिडिल यूनिफॉर्म और हाई यूनिफॉर्म। ये हाई यूनिफॉर्म है। ये चार्ट होता है जिसमें वैल्यू देकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए 0.36 वैल्यू आई, तो 0.36 इसमें आएगा, इसमें अब पूछ लेगा आर एन इक्वल टू 0.36। अब ऑप्शन दे देगा हाई क्लस्टर, मिडिल क्लस्टर, लो यूनिफॉर्म, मिडिल यूनिफॉर्म। तो इस प्रकार से वो ऑप्शन देगा तो उसमें सही करना होता है। तो यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर आप लोगों को ये तालिका ज़रूर तैयार करनी चाहिए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये पूछा जाता है कि 1 से 1.19 की क्या होगा, और ये 2.15 ये कितना किसका मान है, यूनिफॉर्म का है। वहीं 0.00 से 0.09 के बीच में जो होगा वो हाई क्लस्टर होगा। तो ये चार्ट ज्ञात कर लेना है। अब जो मैंने आज सवाल हल किया उसमें देखा कि जो हमारा जो अधिवास पैटर्न है, वो जो अधिवास हैं वो मिडिल क्लस्टर में आएंगे, यानी वो भी अच्छी प्रकार से सघन है। इसकी कुछ लिमिटेशन है। इस वर्ग में निकटतम पड़ोस बिंदु का चयन व्यक्तिनिष्ठ होता है तथा प्रथम पड़ोसी बिंदु का सूचकांक में जो प्रकीर्ण वितरण प्रतिरूप का प्रतीक है, जो यह प्रकट करता है कि प्रत्येक अवस्थित का चयन स्वतंत्र व मनमाने ढंग से किया गया है। इसका अर्थ यह नहीं लगता चाहिए कि वास्तविक में भी पूर्णतः संयोग से ही ऐसा प्रतिरूप उमड़ा है। ठीक, तो यही बात है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाते हैं। एक जनवरी 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इस प्रकार से चार्ट दे रखा था और इन बिंदुओं को मिला के हल करना था, उसको वैल्यू ज्ञात करना था। और अधिक क्या देता का होता है कि इस इधर की वैल्यू दे रखा होता है और आपसे पूछता है कि क्या होगा, पूर्ण संकेंद्रण होगा यानी हाई क्लस्टर होगा, या रैंडम होगा, या यूनिफॉर्म होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, जितना समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन एग्ज़ाम बेस्ड आपको तैयारी करना है ताकि जो जून 2022 का एग्ज़ाम हो और पूर्ण रूप से आप एकदम आश्वस्त हो जाएं कि आपका JRF हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की हमारी इतनी क्लास रहेगी। धन्यवाद।